जय हिंद और जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम सिर्फ दो जानकारी देंगे। सबसे पहले डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल, उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगातार 8वें वेतन आयोग हो, चाहे MSP हो, चाहे NPS हो, उन्होंने लगातार इसका लाभ बंद करते हुए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन्हीं के द्वारा आपको सुनवाऊंगा उन्होंने क्या कहा 8वें वेतन आयोग पे, जरा सुने। कि जो हमने अभी 3 दिन पहले की है, जिसके फोटो आप लोगों ने देखा है, संसद भवन में हम गए थे। जो हमारे कार्मिक मंत्रालय है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इस पे कमीशन की कमेटी हम लोग भी बना रहे हैं जो रिप्रेजेंटेशन देगी, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन का भी दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ। पे कमीशन में ऑफिशियली अपने सजेशन देगा और बुलाया। साथियों, दूसरा, जब तवा गर्म हो और रोटी ना सेके वो समझदार नहीं कहलाता। इसी का उदाहरण हमारे आर्मी चीफ ने दिया है कि 15-15 लाख रुपए युद्ध सम्मान योजना गवर्नमेंट ने ठंडे बस्ते में डाल दी थी। तो जैसे ही दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत का श्रेय केंद्रीय कर्मियों को देते हुए तुरंत हमारे जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने 15-15 लाख रुपए युद्ध सम्मान योजना की किस तरह से मांग की, मैं उन्हीं के द्वारा वीडियो दिखाऊंगा। तो पहले हम शुरू करते हैं कि डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल, उनका धन्यवाद देते हुए उन्होंने क्या कहा और क्या कार्मिक मंत्री से कहा। एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, आप समझ सकते हो। कल उन्होंने फेसबुक लाइव किया, मैं भी उसमें शामिल हूँ। बड़े ध्यान से उन्हें सुनना है। फिर उन्होंने मनी 9 के ऊपर 8वें वेतन आयोग के ऊपर चर्चा की और आखिर फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा किस तरह जाता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, उन्होंने जैसा कहा कि मैंने धन्यवाद दिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, जैसे उन्होंने मीटिंग में जाकर एक चिट्ठी पहुंचाई और उनकी जो मुलाकात हुई संसद भवन में, हम उनके कार्यालय में गए। 8वें वेतन आयोग को लेकर कि टैक्स में छूट को लेकर हमने उनका आभार व्यक्त किया और उनके सामने कहा कि मीटिंग में माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस बार देश में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को समय से सरकार 8वें वेतन आयोग का लाभ देने की पूरी तैयारी कर रही है और कर्मियों की कार्य कुशलता कल्याण में वृद्धि करने के लिए बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर वेलफेयर और कार्मिक मंत्री जो माननीय PMO के अंडर आते हैं, उन्होंने जो आप देख रहे हो, ये लेटर देख रहे हो, और उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी के बाद उन्होंने जो चर्चा की कि आखिर फिटमेंट फैक्टर का जादू, यानी एक जादू हो गया है, वो जादू किस तरीके से हुआ। यानी उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो भी
अर्थशास्त्री बात कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर की, हम उन्हें इस बात का चैलेंज कर रहे हैं कि 2026, 27, 28, 29 यदि गवर्नमेंट 8वां वेतन आयोग लागू नहीं भी लाती, तब भी उसका फिटमेंट फैक्टर 2.10 तो वैसे ही हो रहा है। कैसे हो रहा है, इस आंकड़े को मैं दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। यदि सरकार हमें 1.92 दे रही है तो इसका कोई औचित्य नहीं है, यानी इतना हमारा वैसे ही बन जाता है। मैं आपको समझाऊंगा। तो इसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि सरकार 8वां वेतन आयोग सिर्फ और सिर्फ 2026 के लिए नहीं दे रही है। वो 2026 से 10 साल बाद, आप लगाइए 2026 से 10 साल बाद, जब 9वां वेतन आयोग होगा 2036, तो 2036 तक जाएगा। और ये आंकड़ा आप समझ सकते हो, ये आंकड़ा 2036 तक तो जाएगा। तो आप स्टार्टिंग के ईयर को मत देखिए। मैं बोल रहा हूं कि आप 8वां वेतन आयोग लगभग 2029 में लेकर आ रहे हो, तो 2029 में डीए क्या होगा, 2029 में उसकी जो वर्तमान में पेंशन है, जो पे ले रहा है, उसकी बढ़ोतरी होगी, उसके सर्विस इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वहां पर जाके खुद ही बैठ जाएगा। यानी 2029 में जितना आप दे रहे हो वहां पे वो खुद जाके बैठ जाएगा। तो आप कौन सा एहसान कर रहे हो, यानी इसका भी उन्होंने विश्लेषण किया, लेकिन उनकी भाषा बड़ी संयमित थी और उन्होंने मनी 9 के ऊपर कहा। सबसे पहले उन्होंने जो लेटर सौंपा उसकी बात करूंगा, उसका आपको पूरा लेटर दिखाऊंगा, पढ़ के बताऊंगा, और उन्होंने किन किन मुद्दों को उठाया उसकी बात करूंगा। उन्होंने सुझाव जो आंकड़े दिए हैं उससे आपको लग जाएगा कि स्थिति किस तरीके से चल रही है। तो सबसे पहले उन्होंने लेटर लिखा है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किनको लिखा है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो माननीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री है। हम विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के विभागों के 6 लाख से अधिक कर्मचारियों का यहाँ महासंघ होने के नाते आपके द्वारा कर्मचारियों के हितों में उठाए गए कदमों और विशेषकर सुनिश्चित पेंशन गारंटी योजना तथा 8वें केंद्र वेतन आयोग के गठन के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा वेतन वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कर्मचारी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना सहयोग करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्रिय मार्गदर्शन समग्र पर्यवेक्षण में कार्मिक मंत्रालय ने भी देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए भी सराहनीय पहल की है, सराहनीय कदम उठाए हैं। अब मैं उनके इंटरव्यू पर आता हूं, यानी कि जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया है वो अलग तरीके का होगा, वो एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन के बीच में होगा। तो इन्होंने क्या बताया कि किस तरह से हमारा फिटमेंट फैक्टर होगा। सरकार हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही, जो 1.92 लागू कर रही है वो तो हमारा 2029 में इसी तरीके से हो जाएगा। तो अगली मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, अभी हम सुनवाएंगे कि 15 लाख युद्ध सम्मान योजना के लिए हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उन्होंने कैसे मौके पे चौका मारा और किस तरह से उसकी मांग कर डाली, उन्हीं की जबान से सुने। आपके द्वारा स्थापित उच्च मापदंड हमारे समाज और देश के युवाओं को प्रेरित करता है और वे आपको सम्मान की नज़र से देखते हैं। इस सम्मान के चलते पिछले साल देशवासियों ने आर्म्ड फोर्सेस को नेशनल वॉर मेमोरियल
समर्पित किया, जो कि आपके त्याग और बलिदान का सलाम करता है। वेटरन्स, वीर नारीज और आपके वार्ड्स सेना का अभिन्न अंग है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए वेटरन्स के वेलफेयर प्रायोरिटी दी जाती है। इस दिशा में निरंतर प्रयास चलता रहता है। पिछले वर्ष में वेलफेयर के लिए नियुक्त आर्मी संस्थाओं ने अनेक मुद्दों को अंजाम दिया है। इनमें से कुछ मुद्दों पर मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। सबसे पहले सेकंड एम्प्लॉयमेंट। हमारे आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल में 240 ऑफिसर्स और 11,500 जेसीओज और ओआरस को नौकरी दिलवाने में सफल हुए हैं। साथ ही उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है जिसमें वे 3-4 महीने के लिए कोचिंग देकर गवर्नमेंट जॉब दिलवाने में मदद करते हैं। इस विषय पर और जानकारी लेने के लिए आप DIAV से संपर्क कर सकते हैं। प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स फॉर JCOs एंड अदर रैंक्स। आपको जानकर ये खुशी होगी कि एक प्रस्ताव मंत्रालय में गया है जिससे कि JCOs को ऑनरी कमीशन के लिए तकरीबन 20% और वैकेंसी अप्रूव होंगे। इस तरीके से हमारे JCOs और जवानों को अधिक संख्या में इसका लाभ मिलेगा। साथ ही JCOs ORs को थर्ड कैरियर रिव्यू भी लागू हो गया है जिसके तकरीबन 1,50,000 JCOs और ORs को और जल्दी प्रमोशन मिलेगा। जैसे आपको मालूम है, वर्ष 2019 ईयर ऑफ द NOK समर्पित किया गया था। इसके तहत आर्मी हेडक्वार्टर और फॉर्मेशंस ने शानदार काम किया। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष को भी 2020 को भी ईयर ऑफ NOK को ही माना जाएगा, क्योंकि पिछले साल में जो हमने प्रोग्राम शुरू किए थे वो पिछले साल सभी पूरे नहीं हो पाए। तो इसीलिए यह फैसला मैंने लिया है कि इस साल भी ईयर ऑफ NOK ही होगा। फैमिली पेंशन के बारे में ESM ने आपको बता चुके हैं, इसको मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लेकिन ये एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जब एक्सीडेंटल डेथ या अवलांच या लैंडस्लाइड या लाइटनिंग के इत्यादि से जो कैजुअल्टी होते थे, उनको पहले लिबराइज फैमिली पेंशन नहीं मिलता था। ये सिर्फ LC के लिए लागू था, लेकिन अभी ये LAC नॉर्दर्न बॉर्डर्स के लिए भी लागू कर दिया गया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना के DIV ने पिछले वर्ष 17.81 तकरीबन 18 लाख से अधिक वेटरन्स को रजिस्टर कर दिया है और पिछले साल हमने 41.60 तकरीबन 42 करोड़ रुपए 9,636 लोगों को बांटा है। उसी तरह पिछले वर्ष जो बाकी वेलफेयर स्कीम है उसके ज़रिए बैटल कैजुअल्टीज़ को 11 करोड़ रुपए उनके NOK को उनके ज़रूरतों पूरा करने के लिए दिया गया। ECHS, इसके बारे में भी JSESW ने आपको बता दिया है, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें और सुधार हो सकता है और इसके ऊपर हमारी कार्रवाई जारी है। हालांकि बजट के रिवाइज एस्टिमेट में 1,000 करोड़ और मिला है इस साल के बजट में। इससे जो कठिनाई पेश आ रही थी वो कुछ हद तक दूर हो जाएंगी।
एनरोलमेंट ऑफ विमेन इन द आर्मी। आर्मी के महिलाओं को कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में भर्ती किया जा रहा है। कुल मिलाकर 1700 महिलाओं को CMP में लिया जाएगा। पहला बैच 101 महिलाओं का ट्रेनिंग 6 जनवरी से शुरू हो गया है और ट्रेनिंग ख़त्म होते ही वो भी आगे फील्ड फॉर्मेशन में तैनात किए जाएंगे। वेटरन सर्विसेज को और बेहतर बनाने के लिए कुछ एक मुद्दे हैं। CSD आइटम्स जो अगेंस्ट फर्म डिमांड से मिलते थे, उसका प्रोसीजर और आसान बना दिया गया है। अब आपको PPO या एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कैंटीन स्मार्ट कार्ड में ही इसको जोड़ दिया गया है। ESM कार्ड और डिपेंडेंट आई कार्ड जो जिला सैनिक बोर्ड देता था, वो अब सर्विस हेडक्वार्टर और रिकॉर्ड ऑफिसेस देंगे। AWHO ने बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ मिलाप किया है और MOU साइन किया है, जिसके तहत चुनिंदा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में सस्ते दरों में मकान दिलाए जाएंगे, जो कि मार्केट प्राइस से 15 या 20% कम होंगे। और भी कंपनियों के साथ इसी तरीके के MOU साइन करने की कोशिश जारी है। इसमें आपको घर खरीदने में आसानी होगी और आपकी राशि सेफ रहेगी, क्योंकि पैसा कंस्ट्रक्शन कंपनी को तभी दिया जाएगा जब वो घर पूरा तैयार होगा और हैंड ओवर होगा। आर्मी हेडक्वार्टर ने कुछ विषयों पर सोच विचार करके मिनिस्ट्री में और प्रस्ताव दिए हैं। इनमें से इमरजेंसी कमीशन और शॉर्ट सर्विसन कमीशन ऑफिसर्स जिन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था, उनको स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना की तरह पेंशन दिया जाए। हमारे सैनिक जो 10 साल की सर्विस में पहले इनवैलिड होते थे और जो इस कैटेगरी में पढ़ते थे, नॉन एट्रीब्यूटेबल और नॉन एग्रीवेटेड, उनको भी पेंशन देने का सुझाव है। सभी वेटरन्स को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आर्मी आपके वेलफेयर को बेहतर बनाने के लिए सदा प्रयास करती रहेगी। साथियों, ये थी हमारी आज की सिर्फ 2 जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अवगत करा सकें। साथियों, जिसने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।